हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और आज हम लोग एक नए राजवंश लोदी वंश की शुरुआत करेंगे। ठीक है, लोदी वंश इनका शासनकाल रहा लोदी वंश का 451 से 526 ईस्वी तक, यानी कि लगभग 75 वर्ष। और दिल्ली सल्तनत के पांचवा वंशज, यानी कि दिल्ली सल्तनत में जो 5 वंशों ने शासन किया उसमें सबसे अंतिम राजवंश कौन था? लोदी वंश। ठीक है, और इसको कह सकते हैं हम लोग लोदी वंश को दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान वंश, अफगानी वंश या अफगान वंश। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग लोदी वंश की संस्थापक से। इसके संस्थापक बहलोल लोदी, इसके संस्थापक बहलोल लोदी। इनका शासनकाल होगा 1451 ईस्वी से 1489, 89। ठीक है ना, यानी कि लगभग एक शासन कितने वर्षों तक करेंगे? 39 यानी कि 38 वर्ष। वही बहलोल लोदी जो मुल्तान का कभी गवर्नर रह चुका था और दिल्ली पर कब्जा करके जब उसने तुगलक वंश के अंतिम सैयद वंश के अंतिम शासक को अलाउद्दीन आलम शाह को दिल्ली पर आमंत्रित किया, तो बहलोल लोदी के प्रभाव पराक्रम के भय से वह दिल्ली नहीं आएगा और बदायूं में ही अपना जीवन व्यतीत करेगा। तो इसके बाद बहलोल लोदी ने एक नए राजवंश की स्थापना कर देगा जो लोदी वंश कहलाएगा। ठीक है, कहते हैं प्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना, यानी कि प्रथम अफगान वंश, दिल्ली के सत्ता पर स्थापित होने वाला प्रथम अफगान वंश कौन था? लोदी वंश। तो फिर यह सवाल होता है कि जब प्रथम अफगान वंश लोदी वंश था तो फिर द्वितीय अफगान वंश कौन था? तो सूरी वंश, शेरशाह सूरी। तो दोनों बात को आप यहीं पर नोट कर लेंगे, फिर जब आएगा तो आएगा, लेकिन यहाँ पर दोनों प्रथम अफगान वंश बहलोल लोदी, लोदी वंश, दूसरा अफगान वंश शेरशाह सूरी, सूरी वंश। ठीक है, तो आते हैं हम लोग बहलोल लोदी के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं कुछ। बहलोल लोदी अफगानिस्तान के गिजलाई कबीले के शाहखेल शाखा के से संबंध रखते थे। देख रहे हैं ना, वो अफगानिस्तान के गिजलाई कबीले के शाहखेल शाखा से संबंधित थे। कहते हैं जब दिल्ली की गद्दी पर बहलोल लोदी ने एक नए राजवंश की स्थापना करी तो उस समय भारत में अफगानियों की संख्या काफ़ी कम थी, इसलिए वह चाहता था कि दिल्ली में अफगानियों की संख्या में वृद्धि हो, यानी कि भारत में वृद्धि हो, ताकि मेरे सपोर्ट करने के लिए मेरे जात के लोग हो। इसीलिए उसने अफगानिस्तान के रोह में एक खबर भिजवाया। उसने बहलोल लोदी ने अफगानिस्तान के रोह में एक खबर भिजवाया कि आप लोग इंडिया आ जाओ, आप लोग इंडिया आ जाओ, यहाँ हमें सोने का खजाना मिल गया और यहाँ आकर आप अपनी गरीबी दूर करो, जिससे कि आपकी गरीबी भी दूर हो जाएगी और मेरी सत्ता भी मजबूत हो जाएगी। कहते हैं इसकी खबर को सुनकर अफगानियों एक टिड्डे की भांति भारत की ओर चल पड़ा। टिड्डा समझ ही रहे हैं, और टिड्डे की झुंड में अफगान भारत की ओर चल पड़ा, क्योंकि वहाँ अभी भी रोजगार की काफ़ी कमी थी, वहाँ लोग भूखे मरते थे, गरीबी बहुत का बोलबाला था। तो वो लोग गरीबी को दूर करने की चाह में कहाँ आ गया? इंडिया आ गया, टिड्डे को भांति। कहते हैं उसी टिड्डियों के झुंड में एक परिवार आ रहा था। वह परिवार आगे चलकर एक नया अफगान वंश जो शेरशाह सूरी के नाम से परिचित होगा। तो शेरशाह सूरी के दादा इब्राहिम सूर अपने पूरे वंशज के साथ इंडिया आ रहा होता है। तो जब ये लोग इंडिया आते तो बहलोल लोदी अफगानियों को जगह जगह पर जागीर देकर उसे अच्छे पद पर स्थापित करके अपनी सत्ता को मजबूत करते हैं बहलोल लोदी। ठीक है, देख रहे हैं उसने कहाँ है अफगानिस्तान के अफगानों को भारत आमंत्रित किया। किस लिए? गरीबी दूर करने के लिए और अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए, और उन लोगों को एकता अनुसार जैसी जिसकी एकता है उसी के अनुसार उसको जागीरें प्रदान की गई और उसे पद दिया गया। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं
जागीर एवं पद, जागीर एवं पद एकता के अनुसार दिया गया। ठीक है। बहलोल लोदी के शासनकाल की जो महत्वपूर्ण सफलता थी, सबसे महत्वपूर्ण सफलता थी, वह थी जौनपुर का फिर से दिल्ली की सल्तनत में मिलाना, दिल्ली के राज में मिलाना। जौनपुर का एक बार फिर दिल्ली राज में मिलाना। जो जौनपुर आपको फिरोज शाह तुगलक के समय में क्या हो चुका था, सॉरी, जौनपुर जिसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई चौना खां के याद में किया था। तो उसके बाद जौनपुर क्या हो चुका था, स्वतंत्र हो चुका था ख्वाजा जहां के नेतृत्व में, जिसको पूर्वाधिपति भी कहा जाता है। तो उसको फिर से बहलोल लोदी ने क्या किया, दिल्ली राज में शामिल किया। और ग्वालियर का अभियान उनका अंतिम अभियान था। कहते हैं यहां अभियान करके उसे अपने राज में मिलाया तो सही, उससे 80 लाख टंका भी प्राप्त किए। उस समय ग्वालियर के शासक थे मान सिंह, तो उनसे 80 लाख टंका भी प्राप्त किए। और उसी समय इनकी मृत्यु भी हो जाती है। इस समय हो रहा था 1489। ठीक है। बहलोल लोदी अपने सरदारों को मनसद ए अली कहता था, मनसद ए अली कहकर पुकारता था, मनसद ए अली। ठीक है। बहलोल लोदी का राजत्व सिद्धांत समानता पर आधारित था। किस पर आधारित था? समानता। आप समानता का मतलब समझिए ना, अफगान जो समाज था, अफगान समाज और समानता पर आधारित है, वह हर किसी को बराबर का दर्जा दिया जाता है। तो उसी सिद्धांत को बहलोल लोदी ने अपनाया और अपने को कभी भी सरदारों से अलग नहीं समझा, बराबर अपने को सरदारों के कंपेयर में रखा। ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि वो अपने सरदारों के खड़े रहने पर खुद भी खड़ा रहता था। यानी कि इतिहासकारों का कहना है कि वो कभी भी दरबार में गद्दी पर नहीं बैठा, राज सिंहासन पर नहीं बैठा। वह क्या किया, खड़ा रह कर ही फैसले लेता था और अपने सरदारों के साथ जमीन पर, चटाई पर ही बैठकर काम करता था। यानी कि वो समानता पर, राजत्व के समानता के सिद्धांत को फॉलो करता था। उसने बहलोली सिक्के का प्रचलन करवाया। उसने बहलोली सिक्के का प्रचलन करवाया, जो अकबर के समय तक उत्तर भारत में, विनिमय का प्रमुख साधन बना रहा। अकबर के समय तक उत्तर भारत में विनिमय का प्रमुख साधन बना रहा। कहते हैं बहलोल लोदी इतना ही नहीं, वह धार्मिक मामले में भी काफ़ी सहिष्णु था। यानी कि वह सभी धर्मों का आदर करता था। कहते हैं उनके दरबार में बहुत हिंदू काफ़ी ऊंचे पद पर आसीन थे। तो ये रही बहलोल लोदी की खूबियाँ। ठीक है। कहते हैं बहलोल लोदी मरने से पहले ही अपने तीसरे पुत्र निजाम खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। ठीक है। जो सिकंदर शाह लोदी के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। ठीक है। अगला हम लोग का सिकंदर शाह लोदी, इनका शासनकाल हो गया 1489 से 1517 ईस्वी। कितना वर्ष हो गया? 11, 17, लगभग 28 वर्ष। ठीक है। तो कहते हैं बहलोल लोदी ने अपनी मृत्यु से पूर्व ही अपने तीसरे पुत्र, देख रहे हैं, निजाम खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। कहते हैं इसके बाद काफ़ी विरोध भी हुआ था। विरोध होने का कारण था कि यह एक हिंदू माँ की संतान था। कौन? सिकंदर शाह लोदी। यानी कि निजाम खां एक हिंदू माँ का संतान था। उसकी माता का नाम था जयवंद।
जो एक सुनार का मतलब यह हो गया स्वर्णकार की पुत्री थी। इसके कारण सिकंदर शाह लोदी को काफ़ी विरोधों का सामना करना पड़ा। और कहते हैं कि जिस प्रकार फिरोज शाह तुगलक हिंदू माँ की संतान था और उसने कट्टर मुस्लिम बनने का क्या किया, काम किया, उसी प्रकार सिकंदर शाह लोदी भी फिरोज शाह तुगलक से भी आगे निकलने का काम करेगा। ठीक है, तो हम लोग आगे करके इसको देखेंगे। सबसे पहले राजपूत शासकों पर नियंत्रण रखने के लिए तथा व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए दिल्ली उचित जगह नहीं था। इसीलिए व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण रखने के लिए और राजपूत शासकों को देखने के लिए सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी, बराबर पूछा गया एग्जाम में, 1504 ईस्वी में एक नए शहर आगरा की स्थापना की। कब? 1504 ईस्वी में। और 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने इसे अपनी राजधानी बना दिया। 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने इसे अपनी राजधानी बना दिया। क्या बना दिया? राजधानी। समझ रहे हैं बात आप लोग? यही नहीं, अब सिकंदर लोदी क्या करेगा, अपने पिता के राज से अलग एक राह चुनेगा। न ही वह धार्मिक सहिष्णु होगा, न ही वह समानता के राजस्व सिद्धांत को पर अपना शासन व्यवस्था चलाएगा, वह अलग राह चुनेगा। उनके शासन में और सरदारों को नियंत्रण रखने के लिए उन्होंने गुप्तचर विभाग को काफ़ी मजबूत किया था। यही कारण है कि उसके गुप्तचर विभाग की श्रेष्ठता के कारण ही वो अपनी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चला पाया और सरदारों पर कठोर नियंत्रण रख पाया था। यही नहीं, वो आर्थिक सुधार का भी पक्षधर था। जैसे कि देख लेंगे यहाँ पर, अनाज कर यानी कि जकात कर को समाप्त कर दिया। देखा है ना, अनाज कर यानी कि जकात कर को समाप्त कर दिया। और यही नहीं, व्यापार पर लगने वाले जो आंतरिक कर उसको भी हटा दिया। व्यापार पर लगने वाले आंतरिक कर को भी हटा दिया, जिससे क्या हुआ, आर्थिक क्रियाकलापों में काफी जोर से वृद्धि हुई, व्यापक वृद्धि हुई। और ऊपर से देख रहे हैं अनाज कर की समाप्ति, आंतरिक व्यापार कर की समाप्ति, जिसके कारण अर्थव्यवस्था निकल पड़ा। यही नहीं, सिकंदर लोदी ने एक और भी बेहतरीन काम किए। भूमि के गढ़े हुए खजाने, जिसे क्या कहते हैं, खम्स कहते हैं, या कहीं कहीं खुम्स भी है। भूमि में गढ़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं लिया। यानी कि पहला ऐसा शासक है जो भूमि के में दबे हुए खजाने में से कोई भी टैक्स नहीं लेगा। जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया था, आधा हिस्सा नहीं, आधा नहीं, वो 80% खुद रख लिया था और 20% सैनिकों को देता था। जबकि नियम क्या था शरीयत के अनुसार, 80% सैनिकों को और 20% राजा को या सुल्तान को। ठीक है, जबकि सिकंदर लोदी ने कोई भी टैक्स नहीं लिया था। अब आते हैं, सिकंदर लोदी व्यक्तित्व की सुंदरता को बनाए रखने के लिए, वो अपनी व्यक्तित्व की सुंदरता को बनाए रखने के लिए दाढ़ी नहीं रखता था। देख रहे हैं, सिकंदर लोदी सल्तनत में अफगान सरदारों से, देख रहे हैं ना, अफगान सरदारों से समानता की नीति का परित्याग कर, समानता की नीति का क्या किया, परित्याग किया। नीति का मतलब पॉलिसी का परित्याग कर श्रेष्ठता की नीति का अनुसरण किया। देख रहे हैं ना, यानी कि जो इनके पिता अपने सरदारों को मनसद अली कह के करते थे तथा उसके साथ ज़मीन पर बैठ के फैसले करते थे, या उनके खड़े रहने पर खुद बहलोल लोदी खड़े रहते थे, तो उसने इस नीति को ही त्याग कर दिया और इतने अफगान सरदारों को
सरदारों पर इतना कठोर नियंत्रण रखा और अपने को इतना ऊपर उठा लिया कि कहा जाता है कि सिकंदर लोदी का भय इतना अफगान सरदारों पर बन गया कि एक बार सिकंदर लोदी ने कहा था कि अगर पालकी में मैं कुत्तों को भी बैठा दूं और आप अपने अफगान सरदारों को कहूं कि इसको कहीं गंतव्य स्थान पर पहुंचा दिया जाए, तो यह अफगान सरदार बिना किसी झिझक के, बिना किसी अतिरिक्त सवाल के यह काम कर देंगे। देख रहे हैं ना। तो सिकंदर लोदी ने इस नीति का अनुसरण किया। यही नहीं, उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। जो व्यक्ति निर्धन है उसको मुफ्त में भोजन व्यवस्था कराने की व्यवस्था कराई गई। किसके द्वारा? सिकंदर लोदी के द्वारा। सिकंदर शाह ने भूमि माप के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गज सिकंदरी का प्रचलन करवाया, जो 30 इंच का था। कितने इंच का? 30 इंच का। देख रहे हैं इनका आर्थिक सुधार। ये इनके आर्थिक सुधार में आते हैं, ठीक है। जैसे कि अनाज कर को समाप्त करना, व्यापार से प्रतिबंध को हटाना, भूमि माप कराना, ठीक है। अब आते हैं इनका धार्मिक दृष्टिकोण। कैसे हिंदू माँ के संतान होने के कारण यह कट्टर मुस्लिम बनने का काम करेंगे और हिंदुओं के साथ काफ़ी जुर्म करेंगे। देख रहे हैं, धार्मिक दृष्टि से सिकंदर लोदी क्या था? अहिंसुष्ण था। यानी कि यह मुस्लिम धर्म के अपेक्षा किसी धर्म को नहीं समझता था और सभी को मुस्लिम धर्म से छोटा समझता था, ठीक है। इसीलिए उसने हिंदू मंदिरों को तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया। हिंदू मंदिरों को तोड़ कर क्या करते थे? उस पर मस्जिद का निर्माण कराया जाता था, ठीक है। देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित या कांगड़ी में स्थित ज्वालामुखी के नगर कोट में ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर, देख रहे हैं ना, ज्वालामुखी के मंदिर के मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दिया। देख रहे हैं ना कैसा काम। जैसे ही ये आर्थिक सुधार के रूप में काम किए, देख रहे हैं ना, उसके ठीक विपरीत ये धार्मिक कितने असुस्थ थे। तो और यही नहीं, उसने हिंदुओं पर जजिया कर को पुनः लगा दिया। हिंदुओं पर जजिया कर को पुनः लगाने का काम किया। कौन? सिकंदर लोदी, ठीक है। कहते हैं यही नहीं, सिकंदर लोदी ने और भी बहुत सारे काम किए।